जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कॉम्बो सीरीज में जो शुक्ल सीरीज लेकर चल रहे हैं उनमें आपने पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कंप्लीट सेशन के संबंध में जानकारी दे दी है कि कैसे क्लास चलने वाला है। और यहाँ पे ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जिसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है उसे हम कराने वाले हैं। ये क्लासेज नोट्स के साथ चलेंगी और जो भी मतलब स्टूडेंट जो है सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी और प्राइड करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे 2000 है, चारों किताबों को नोट्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से है। और आप वहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको बच्चन सीरीज का करीबन 10 वीडियो हो गया है और इसी तरीके से और भी क्लासेज वहाँ पे हो रही है। ये हमारे नोट्स कुछ सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हालांकि नोट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपको और वीडियो का एक्सेस अच्छा रहेगा। तो पिछले क्लास में हमने जो है जो टॉपिक पे कर लिया है और कहाँ तक हमने एक बार नोट्स को भी देख लिया था। एक्चुअली पहला जो हमारा क्लास था ना उसमें जो है इम्पोर्टेंट ये था कि जो भूमिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, हमने भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया था। और ये अपना नोट्स था कि भूमिका में और भी कुछ चीज़ें थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भूमिका लिखा है तो 1-1.5 घंटे का लगभग वो क्लास है, उसको देखिए, बहुत अच्छा है और उसमें बहुत कंटेंट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है पिछले क्लास में भूमिका से जो भी नोट्स हो सकते थे उन्हें करा दिया था। और आगे आज हम आपको इंडेक्स से लेके सारी चीज़ें कराएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आपका उस तरीके से जब भी शुरुआत होगा तो नोट्स रिवाइज होगा। तो ये है, यहाँ से मैं पिछले क्लास में ये भूमिका को देखा था और पूरा समझाने का प्रयास किया था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। हालांकि देखिए शुक्ल जी का मैंने सीरीज यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखा है, तो जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है वो जुड़ सकते हैं। बाकी बस वहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से काफ़ी उससे मिलेगा और बाकी चीज़ें तो करा रखा है, बहुत चीज़ें हमने यूट्यूब पे ही करा रखा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का एकदम कंप्लीट उसमें हमने पढ़ा कि क्या उन्होंने भूमिका में लिखा है। तो यहाँ से अब एक एक पॉइंट आगे क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद आप देखिए यहाँ से शुरू होता है ये कि प्रथम संस्करण का वक्तव्य करके। अब प्रथम संस्करण के वक्तव्य में ये कहते हैं कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह जो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, अगर आप देखें तो ये इन्होंने कब ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कब प्रयास किया था, 1833 में। तो हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है उन्होंने 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे जो है डॉक्टर ग्रियर्सन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, उन्होंने एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरिक प्रचारी सभा का ध्यान शुरू से ही इस बात की ओर गया कि हजारों हस्तलिखित जो हिंदी पुस्तकें वो देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे कहानी समझना है क्योंकि शुक्ल जी इसके पीछे लिखने के कारण भी बताते हैं और इन कारणों को हमें जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में ये किताब निकाला जाता है, क्या स्पेशली वो हिंदी साहित्य का किताब लिखने बैठे थे। वो सारी चीजें एक एक चीजें जो है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह जो है वो किसने, ठाकुर शिव सेंगर ने, कब, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने निकाला था सन 1833 में प्रस्तुत किया था उन्होंने। अब इन्होंने प्रस्तुत किया, उसके पीछे जो है 1889 में डॉक्टर ग्रियर्सन जो है उन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसे ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। अब ये जो काशी की नागरिक प्रचारी सभा जो 1893 में अस्तित्व में आता, उसका ध्यान शुरू से ही इस बात की ओर गया, सहस्त्रों मतलब हजारों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें जो हैं वो कहाँ पे हैं, देश के अनेक भागों में, वो भी राज पुस्तकालय तथा लोगों के घरों में। अब ऐसे नहीं कि ज्ञात व अज्ञात पड़ी, कोई उनको जानता नहीं है। अतः जो सरकार है उनकी आर्थिक सहायता से उसने जो है क्या किया, 1900 से पुस्तकों की खोज शुरू की और फिर 1911 तक खोज करते रहे। और खोज करके उन्होंने 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। और इस तरह 1913 में ही सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधु श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद
जिनमें वर्तमान काल के कवि और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, उनका विधान हुआ, तब से उनके साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे शाही स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंद कर बांट देना, ये भी नहीं देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए। छात्रों के उपयोग के लिए मैंने क्या किया, कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षित जनसमूह, यहाँ पे देखिए बार बार ये शिक्षित जनसमूह की बात करते हैं, शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। हिंदी सब सागर, यहाँ पे क्या चीज है, शिक्षित जनसमूह। दूसरा, हिंदी सब सागर समाप्त हो जाने पर उनकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य के विकास को देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही ये इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितना अधिक सामग्री में जरूरी समझता था, उतना तो उस अवधि के भीतर इकट्ठा नहीं हो पाया, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर काम मैंने क्या किया, पूरा किया। इस पुस्तक में मैंने जिस पद्धति का अनुसरण किया उसका थोड़ा उल्लेख मैं कर देना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर आपको किसी भी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता देखने को मिलेगी, वो एक अलग काल मान लिया जाएगा और उनका नामकरण उन्हीं रचना के स्वरूप के अनुसार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है, यानी किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय ये है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ना ले, वो परिणाम में प्रथम के बराबर नहीं होगी। ये नहीं है कि और सब ढंगों की रचनाओं को मिलाकर भी उसके बराबर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, यदि किसी काल में मानो कि 5 ढंग की रचनाएं लिखी गई और 5 ढंग की रचनाओं में कोई 10 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना उन सब में सबसे ज्यादा यदि 10 पुस्तकें मिलेंगी, वो प्रचुरता में है, तो उनकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यदि विशेष और ढंग की सब पुस्तकें मिला के कुल 20 हो रही हैं, तो ये पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि, ये किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ मिल रहे हैं और प्रसिद्ध भी है, वो उस काल के लक्षण के तहत माना जाएगा। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोट की बहुत सी रचनाएं इधर उधर हो, फिर भी प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि ही होता है। सारांश ये है कि इन दोनों बातों को मैंने ध्यान में रखा है और काल विभागों का नामकरण किया है। इसलिए आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उत्काल के भीतर हमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक रचना अपभ्रंश की, दूसरी देश भाषा बोलचाल की। हम यहीं पे साथ ही साथ समझते चलते हैं जितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं और हमें इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट पे ध्यान देते चलना है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, जैसे पहले संस्करण की जो भूमिका है, वक्तव्य जो हुए हैं, तो उनमें सबसे पहले इन्होंने कहा था, पहले संस्करण के वक्तव्य में इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि बात हम कर रहे हैं कब की, 1833 की। 1833 में हुआ क्या,
जो सेंगर महोदय हैं, शिव सिंह सेंगर, है ना। तो 1833 में ये जो शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने क्या किया, एक वृत्त संग्रह, ध्यान रखिए इनको सिर्फ इन्होंने वृत्त संग्रह ही कहा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा कि 1833 में जो सेंगर है, उन्होंने एक वृत्त संग्रह जो था, एक कवियों का वृत्त संग्रह जो है वो प्रस्तुत किया था। और इतना ही नहीं, इनके आगे आप देखो तो मतलब इनके पीछे आप जाके देखो तो 1800, बात है 1889 की। यहाँ पे आता है ग्रियर्सन का नाम सुना होगा। तो ये जो ग्रियर्सन महोदय हैं, ये ग्रियर्सन का इन्होंने कहा कि ये कौन सा है, वर्नाकुलर, आपने सुना होगा नॉर्दर्न हिंदुस्तान करके, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो वर्नाकुलर जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब वर्नाकुलर सुना होगा नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से। तो इन्होंने क्या किया है, निकाला तो है लेकिन इनका बड़ा कवि वृत्त संग्रह है, ठीक है। अब जब से ये दोनों चीजें निकली, तो जो 1893 में आपने नाम सुना होगा काशी नागरी प्रचारी का, है ना, कोई संस्था ऐसे था नहीं, इसलिए आप 1893 में देखो हिंदी साहित्य में ये जो काशी नागरी प्रचारी सभा अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये काशी नागरी प्रचारी जो आपको 1893 में दिखता है, तो इसने क्या किया, इसने देखा कि करीबन सहस्त्रों यानी हजारों जो है हिंदी के जो स्रोत हैं, वो जो लोग के अननोन में नहीं, अज्ञात पड़े हुए इधर उधर। तो ये काशी नागरी प्रचारी जो अस्तित्व में आता है, तो इसने क्या किया, एक यात्रा शुरू की। इसको फंडिंग मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट की हेल्प लेके इसने काम शुरू किया। इसने मुहिम कब शुरू किया, इसने मुहिम शुरू किया 1900 ईस्वी में। इस 1900 ईस्वी में इसने काम लिया, और 1911 तक लगातार आप कह सकते हो कि 11 वर्षों तक इसने क्या किया, बहुत गहरा रिसर्च किया, खोज किया। और खोज करके इसने 8 रिपोर्ट जो है वो निकाले। और इन 8 रिपोर्ट में खास बात ये है कि इसमें इन्हें ज्ञात कवियों और अज्ञात कवियों को, दोनों को ये सबके सामने लेके आता है। इसके पहले इतने बड़े मात्रा में कहीं ये चीजें नहीं उपलब्ध थी। और फिर यही चीज जब इन्होंने निकाला, तो 1913 में आपने मिश्र बंधु का नाम सुना होगा, मिश्र बंधु भाई, जो तीनों लोग मिलके मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं। तो इन्हीं का, यानी जो 8 उसमें रिपोर्ट आया था हिंदी का, इन्हीं रिपोर्टों को पढ़ के, इन्हीं सामग्रियों का उपयोग करके जो मिश्र बंधु भाई हैं, पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने, इन्होंने लिख दिया बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, है ना, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, जिनमें आप देखते हैं 5000 कवियों का जिक्र है। वो क्या है आप देखेंगे, उसमें 1913 में प्रथम 3 आता है और 1934 में दूसरा आता है। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। और सबसे खास बात यह है कि इन्होंने जो वर्तमान काल के कवि हैं, उनको भी इनमें समावेश किया हुआ है, ये चीजें हैं। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसे कोई किताब लिखने वाला नहीं बैठा था, मुझे एक काम मिला था, हमें एक भूमिका लिखनी थी, हिंदी शब्दसागर की भूमिका। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो ये उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में जो छात्र हैं और बच्चे हैं, जो शिक्षित जनता है, उनके मन बदल रहे हैं प्रतिदिन, और ऐसा कोई इतिहास उनके सामने नहीं है। तो इनके मन में ये आया कि कह रहे हैं कि करीबन ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन 5 या 6 वर्ष हुए, तो छात्रों के लिए मैंने एक संक्षिप्त नोट्स तैयार कर दिया। और किन छात्रों के लिए, पहली बात तो इन्होंने सबसे पहले बताया था, जो ये शिक्षित जनसमूह है, इनको ध्यान में रख के बहुत सारी बातें कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये शिक्षित जनसमूह है, उनको मैं ध्यान में, कि उनकी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके मैंने सोचा और लिखना शुरू किया। और क्योंकि मुझे काम तो कोई इतिहास ऐसे लिखने को मिला नहीं था, मुझे तो जो हिंदी शब्द सागर था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कुछ लिखना था, इसके लिए मेरा चुनाव किया गया था। तो जब मैं हिंदी शब्द सागर का कच्चा ढांचा इस तरीके से जब मैं तैयार कर रहा था, जब समाप्त हो गया शब्द सागर की भूमिका, तो एक नियत के समय में इतिहास लिख के पूरा करना था। तो मुझे जो जो काम का मिलता गया, मैं उसमें उस चीज को जो है केंद्र में रखता गया। और इस पुस्तक की पद्धति को लिखने में मैंने जो चीज फॉलो किया है, मैं उससे भी आपको अवगत करा देता हूँ। ये इनका कहना है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत फेमस एक तरीके से रचना है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जब ये मैंने लिखा, तो पहले आप, एक टॉपिक होता है, जैसे हम लोग हिंदी में नामकरण पढ़ते हैं, ऐसे एक टॉपिक होता है क्या, काल विभाजन, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, एक टॉपिक होता है काल विभाजन। अब कह रहे हैं कि जो काल विभाजन की बात है, आप ये देखो कि जो काल विभाजन है, ये काल विभाजन हमने किया कैसे।
तो एक चीज है कि आप कोई भी काल उठा लो, चाहे आप आदि काल उठा लो, है ना, आदि काल ले लो, चाहे भक्ति काल ले लो, कोई भी एक कालखंड लो। तो शुक्ल जी कह रहे हैं, अब बताता हूँ मैं कि कैसे मैंने किसी काल का नामकरण कैसे किया या काल का विभाजन कैसे किया। उसके बीच ही इन्होंने कहा कि कोई भी काल, मान लो ये आदि काल है। अब आदि काल में जैसे ही एंट्री आप करेंगे तो ऐसा कुछ तो होगा कि रचनाएं तो कई प्रकार की लिखी गई होंगी, लेकिन कुछ तो ऐसे होगा जो विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता होगी। तो प्रचुरता शब्द को ध्यान रखिएगा, प्रचुरता मीन्स कोई चीज अधिकता में हो। तो कुछ तो ऐसा होगा जैसे श्रृंगार रस की हो, वीरता परक रचनाएं हो, नीति के संबंधी हो, लेकिन मान के चलो कि वीरता प्रशस्ति जो कह रहे हैं कि ये ज्यादा है रचना की मात्रा में। अगर मान लो नीति के संबंधित 10 किताबें लिखी गई तो पता लग रहा है 20 किताबें वीर प्रशस्ति के ली गई। तो पहली चीज, जब कोई भी काल विभाग में हम जाएंगे, किसी विशेष ढंग की रचना प्रचुरता में दिखेगा तो इसको एक चीज हम आधार मानेंगे। अब एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय ये है कि दूसरे ढंग की रचनाओं से, चाहे ढंग की रचना को ले, अभिप्राय ये कि जो दूसरे ढंग की रचना है वो भी परिमाण में पहले के बराबर हो या ना हो, लेकिन समानता मैंने यही बताया कि मान लो अगर यहाँ पे वीर प्रशस्ति के 10 है और बाकी अन्य को मिला के 20 है, तो भी मैं मानूंगा कि प्रचुरता की दृष्टि से वीर प्रशस्ति वाला ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि उसका आधार हम यही रखेंगे कि सब ढंगों की भी रचनाएं मिला के अगर उसके बराबर नहीं होंगी, किसी भी काल में कई प्रकार की रचनाएं हो सकती, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रचुरता में है मैं उन्हीं को आधार बना के चलूंगा। ये चीज है। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि कोई भी काल ले, उसके भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ मिल सकते हैं, लेकिन प्रसिद्धि होना चाहिए। तो प्रचुरता और प्रसिद्धि दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना, प्रसिद्धि भी होना चाहिए। प्रसिद्धि भी क्या होता है, किसी काल की लोक प्रवृत्ति का ध्वन होता है। प्रसिद्धि कोई चीज ऐसे थोड़ी होगा, यानी किसी भी कालखंड में आप देखेंगे तो लोक प्रवृत्ति का एक तरीके से क्या होता है, आप देखो तो ये जो है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि भी होता है लोक प्रवृत्ति। तो ये हमें ध्यान रखना। तो दो चीजें, एक प्रचुरता को ध्यान रखना है, एक प्रसिद्धि को। इनके आधार पे अगर आदि काल का नाम मैंने क्या कर दिया है, अगर मैंने वीर गाथा काल कह दिया तो इनके हिसाब से कोई चीज गलत नहीं किया। क्यों? इसमें आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा क्योंकि इस काल के भीतर हमें दो प्रकार की रचनाएं मिली। किन दो प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिला? एक रचनाएं हमें मिला अपभ्रंश का, और दूसरा हमें कौन सा रचना मिला? देश भाषा बोलचाल का। देश भाषा बोलचाल का जो अपभ्रंश की पुस्तकें हैं उनमें हमें कई तो जो जैन है, जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आते और जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए किया जाता है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। अब जैसे अपभ्रंश है, इसमें ये कह रहे हैं कि मान लो जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं हैं, और ये जो रचनाएं हैं आप ये देखो तो इसमें जैनों के धर्म तत्व का उल्लेख किया गया है। तो मैंने अगर यहाँ पे दिखाया तो सिर्फ ये कि देखो भाई अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। बाकी साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो अलग अलग विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती, तो सिर्फ मैंने आपको वो दिखाने भर के लिए उनका उल्लेख किया है। लेकिन हमें ये देखना है कि जिन आधारों पर हमने वीर गाथा काल नाम रखा है वो बहुत जरूरी है। वो क्या है कि हमने जो 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल, कितने पुस्तक? 12 पुस्तक, जिनके आधार पे हमने वीर गाथा काल नाम रखा है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। उसमें आता है दो कोटि की रचनाएं। एक कोटि इसमें हो जाता है साहित्यिक पुस्तकों का, एक कोटि हो जाता है साहित्यिक पुस्तकों का, और दूसरी कोटि हो जाएगी देश भाषा काव्य का। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए शुरू हो जाता है कि इन्होंने जो दो आधार बनाए हैं तो एक एक हम देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि देखो आपको ये ध्यान रखना कि केवल और केवल ऐसी 4 पुस्तकें हैं जो साहित्यिक है। हम कैसे याद करें इनको? तो विद्यापति का आपने कीर्तिलता पताका पढ़ा होगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि विजय करने कौन निकले थे? विजय करने कौन निकले थे? हमीर। हमीर जो है
वो विजय करने निकले थे कहाँ पे? कीर्ति लता, कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता यानी कीर्ति आपकी लता के रूप में कब खिलेगी? जब आपका पताका यानी आपका झंडा लहरेगा। इसको मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ। पूरा नाम इसका विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता पताका है। लेकिन क्योंकि हमें ये 4 साहित्यिक पुस्तकें ध्यान रखनी कि कौन 4 साहित्य की श्रेणी में आते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उनमें 4 में कौन कौन आता है? एक तो विजय, हमीर, लता और पताका। यानी विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों विद्यापति की। ये 4 साहित्यिक पुस्तकों को आपको ध्यान रखना है। अब जो देश भाषा काव्य की हैं कुल मिला के ये 8 आती हैं रचनाएं। ये देश भाषा में कौन कौन से आते हैं? तो इनके अलावा जितना है वो इसी में आता है। अब उसमें ये कौन कौन से का जिक्र करते हैं? जैसे ये जिक्र करते हैं खुमाण का, तो खुमाण है, खुमाण विशल देव रासो, खुमाण हो गया, विशल देव रासो हो गया। पृथ्वीराज रासो का नाम सुना होगा, तो पृथ्वीराज हो गए। एक जयचंद का नाम है। अब यहाँ पे देखिए, एक जयचंद जो है, जयचंद करके एक प्रकाश है, और जयचंद नाम से एक प्रकाश के अलावा चंद्रिका भी है, चंद्रिका भी है। इनके अलावा एक परमाल रासो का नाम आपने परमाल रासो सुना होगा, तो आल्हा खंड के संबंध में है ना। परमाल रासो आल्हा का मूल रूप यही है। और यहाँ पे खुसरो की पहेलियां भी आता है, खुसरो की पहेलियां हो गया। इनके अलावा आपका विद्यापति का जो पदावली है वो भी आता है, विद्यापति पदावली। तो आप देखो, कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका करके है, परमाल रासो करके, खुसरो की पहेली करके, और इनके अलावा क्या है, विद्यापति पदावली करके। तो कुल साहित्यिक पुस्तकें 4 हो गई, देश भाषा काव्य की कुल 8 पुस्तकें हो गई। इन्होंने उनका उल्लेख किया कि इन्हीं 12 पुस्तकों की देशीमन ने आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण किया। इनमें से अंतिम 2 तथा विशल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। इनमें से अंतिम 2 और साथ ही साथ अंतिम 2 को कह रहे हैं। और इनके अलावा आप देखो, इनमें एक विशल देव रासो, तो खुसरो की पहेली और जो विद्यापति है ना, इंपॉर्टेंट क्या है इनमें, जो ये क्या चीज है, इनमें एक जो एक खुसरो की पहेली करके है, विद्यापति है इनको, और ये जो विशल देव रासो है, ये 3 ऐसे ग्रंथ है जिनको कह रहे हैं इनमें से अंतिम 2 और विशल देव को छोड़कर शेष सब ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। वो शेष सब ग्रंथ कैसे हैं? ये शेष सभी ग्रंथ जो है वीर गाथात्मक है। इसलिए आपको 4 साहित्यिक अलग, 8 देश भाषा में कौन है, और विशल देव रासो, खुसरो की पहेली, विद्यापति की पदावली, इनको ध्यान रखना कि ये जो ग्रंथ है इनको आप देखेंगे तो ये वीर गाथात्मक को छोड़ दे, ये वीर गाथात्मक नहीं है। बाकी सारे जो है 12 पुस्तकों में जितने भी हैं उनको आधार बना के, 9 पुस्तकों का आधार बना के हमने इसका नाम वीर गाथा काल रखा है। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा जा सकता है जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से ये वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उनका सम्यक निरूपण इन पुस्तकों में किया गया है। एक बार आप ये देखिए हमने किन के बारे में बात किया है। देखिए, एक तो हमने पहले बताया प्रसिद्धि को आधार बनाया था। प्रसिद्धि के अलावा आपको ध्यान रखना है प्रचुरता शब्द, इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा काव्य में चीजों को बांटा है। और यहाँ पे 4 पुस्तकों में विजयपाल है, हमीर है, कीर्ति लता पताका करके हैं। इनके अलावा जो 8 पुस्तकें हैं, 8 में खुमाण है, विशल है, पृथ्वी है, जयचंद है, जय मयंक जय चंद्रिका है, परमाल है, खुसरो की। तो अंतिम 2 ये हो गया, अंतिम 2 ये हो गया, और ये आपका एक विशल देव रासो हो गया। इनको छोड़ दें तो बाकी के आधार पे इन्होंने जो नामकरण किया है उसके संबंध में बताया हुआ। देखिए, 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण हुआ है, जिनमें अंतिम 2 और विशल देव को छोड़ दीजिए तो शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे ये कहते हैं कि जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उनका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है
कि ये भाई इन पुस्तकों भी रख लीजिए, इन पुस्तकों को भी आधार बनाइए। और उनमें कितने के बारे में इन्होंने बात किया है? कुल 10 पुस्तकों के जिक्र की बात की है। इनमें इन्होंने कहा कि देखिए एक पुस्तक है भगवत गीता। तो गीता क्या है? गीता का एक सार है, ठीक है, कार है, सार है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है नौकार है, वर्तमान है, सार है, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रामा, रेवंत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपाई, उसे माला, उपदेश माला। तो इनमें कौन सी ये 10 ग्रंथ हैं आपको देखना है, जिसमें मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और जो जिक्र की है। उन्होंने क्या क्या जिक्र इन्होंने किया है? गीता का जिक्र किया है। गीता, गीता का एक सार भी है ना, तो इसलिए आप देखिए भगवत गीता समंत सार, भगवत गीता समंत सार। और भगवत गीता सार है, किसका सार है? नौकार का सार है, तो वृद्ध नौकार। और इसमें क्या है? वर्तमान, यानी वर्तमान की बात है, तो वर्तमान, वर्तमान। तो गीता यानी भगवत गीता किस चीज का? सामंतों का सार है। और कैसा है? नौकार है, यानी वृद्ध नौकार, वर्तमान। अब इसमें जैसे हम लोग पतंजलि के योग की बात करते हैं ना, पतंजलि, पतंजलि का योग कहते हैं, तो यहाँ पतंजलि नहीं है बल्कि पत्तली है। पत्तली का योग, पत्तली का अनन्य योग, और पत्तल का अनन्य योग रामा, रासा। तो रासा क्या है? रेवंत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपाई। तो रेवंत गिरी पर्वत के संबंध में ऐसे हमने बताया था। तो ये जम्बू स्वामी जो है, ये जो स्वामी है, ये कहाँ पे बात कर रहे हैं? जम्बू स्वामी बात कर रहे हैं रेवंत गिरी पर्वत की, रेवंत गिरी रासा। और एक है चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। और फिर क्या करेंगे? यानी जो स्वामी जी हैं अगर रेवंत गिरी पर्वत पे बैठ के योग करते हैं, है ना, योग करते हैं, वहां पे योग करेंगे तो चौपाई बोलेंगे। और फिर वो चौपाई क्या है? उपदेश है। तो ये कुल मिला के ऐसा 10 इसमें है। इनमें से आप देखिए कह रहे हैं कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 अगर आप देखेंगे ये, यानी भगवत गीता, तो नंबर 1 यानी भगवत गीता को आप देखोगे तो ये तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है कि नंबर 1 भगवत गीता की रचना में ये देखो पीछे है। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार आपको इसमें क्या चीज देखने को मिलेगा? इसमें खास बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, कहीं तो आपको यहाँ पे वर्णों का द्वित्व देखकर ऐसा लगेगा कि ये प्राकृत भाषा, और कहीं देखकर चौपाई लगेगा ये अवधी या बैसवाड़ी है। जो भाव को थॉट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को संबद्ध अगर मान लो ये 1000 के, क्या संबद्ध अगर मान लो 500 के भी बताए ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का ये गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब उनको छोड़ दे तो 9 पुस्तकें ऐसी हैं, पहले भगवत गीता को छोड़े तो 9 ऐसी हैं। और 9 में भी इन्होंने किन की बात की है? जो दूसरे नंबर की पुस्तक है यानी वृद्ध नौकार की, और 7वें नंबर का है यानी जम्बू स्वामी रामा की। इनके अलावा नामा करके नेमिनाथ चौपाई 9वां है। और इसके अलावा 10वां जो है जिसको उसे माला, उपदेश माला कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि पहले को छोड़ दे तो जो 9, यानी पहले को आपने हमने क्या बताया था? पहले को तो पीछे की रचना माने, और यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है। इनके अलावा इन्होंने किन किन पुस्तकों के और बारे में कहा है? इनके बारे में इन्होंने लिस्ट में कुछ नाम बताए, जिसमें वृद्ध नौकार को बताया है जो दूसरा वाला है। वृद्ध नौकार के अलावा किसकी बात की है? इन्होंने किया है जम्मू स्वामी रामा का। और इनके अलावा ये 9वें पे नेमिनाथ चौपाई इसका जिक्र करते हैं, और 10वें पे उपदेश माला का जिक्र करते हैं। ये सभी कहते हैं कि जितने भी हमने अभी 2, 7, 9, 10 बताए, ये सब तो मिश्र बंधु कहते हैं कि जैन धर्म के तत्व निरूपण पर बेस हैं, और ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। तो कौन कौन सी रचनाएं नहीं आ सकते? वृद्ध नौकार नहीं आ सकता, जम्बू स्वामी नहीं आ सकता, नेमिनाथ नहीं, उपदेश माला। ये क्या है? जैन धर्म के तत्व निरूपण पर बेस्ड है, ये साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर 6, तो नंबर 6 कौन सा है? अनन्य योग।
अनन्य योग जो है योग की पुस्तक है। और जब नंबर 3 की बात करें वो है वर्तमान, और नंबर 4 जो है वो सामंतसार या समंतसार। ये केवल आपको एक नोटिस मात्र दिखेंगे, विषयों का इसमें कोई भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार मिश्र बंधु के अनुसार केवल और केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। एक में आपको नंद के जीवनार का वर्णन देखने को मिलेगा, दूसरे में गुजरात के रैयत पर्वत का जिक्र मिलेगा। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की कुल 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाएगी, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया। जैसे मैंने भक्ति काल के भीतर पहले तो क्या किया, 2 काव्य धाराएं। भक्ति काल के भीतर मैंने पहले तो 2 काव्य धाराएं, भक्ति में हमने निर्गुण किया, सगुण किया। अब निर्गुण सगुण किया और फिर प्रत्येक धारा को मैंने फिर 2-2 शाखा में बांट दिया। निर्गुण को हमने ज्ञान में बांट दिया, प्रेम मार्ग में बांट दिया। और जो सगुण धारा की तरफ हम बढ़े तो सगुण को हमने क्या किया, राजभक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांट दिया। और फिर इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं मनमाने ढंग पर नहीं की गई, उनकी भी एक दूसरे से अलग करने वाली कुछ विशेषताएं भी हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के हमने विभाजन किया है। और इसी तरह जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो जो रीतिकाल है उसके भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली उनका भी उपविभाग करना जो किया गया, कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदमी को स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना हम विभाग कैसे कर सकते हैं। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बात चलने के लिए ये दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का ये प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और मुझे कहनी है। इस काल के कवियों के जो परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया, बहुत नहीं प्रवृत्त हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि का कीर्तन करना चाहता था। अतः मैंने क्या किया, कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से ले लिए। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय, रसिक गोविंद, इनके विवरण में हमने फेरबदल किया है। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख मैं नहीं कर पाया तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य की हानि नहीं हो गई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने मैंने ग्रंथ लिए हैं, नाम दिए हैं, उतने ही मुझे जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और कोई भी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो भी संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिग्दर्शन के लिए है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं कर सकते। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो मैं स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वो भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। ये अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रस उपयोगी और कुछ को बाधक भी कहा है। और ऐसे ही मैंने जब आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना बताया कि आधुनिक काल में जो गद्य की शुरुआत है वो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ मुझे क्या कहना करना ही पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी भी अनेक रूपता था उनका विकास हुआ, उनको आरंभ तक लाकर उनके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिरे पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है, पर जी फिर भी नहीं माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी
थोड़ी बहुत विवेचन के साथ मैंने डरते डरते किया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि ये पुस्तक जल्दी में तैयार हुआ है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वो भी पूरा नहीं हो पाया। और जो कवि हैं और जो लेखक है उनके नाम के उल्लेख के संबंध में एक बात और बता दूं, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह का बिल्कुल नहीं था। तो इन्होंने क्लियर कर दिया, ये कोई हम पुस्तक को उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि हम संग्रह कर रहे थे। इससे आधुनिक काल के तहत सामान्य लक्षण और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही ज्यादा ध्यान गया है। अगले संस्करण में इस काल का हो सकता है कुछ प्रसार हो। कहने की जरूरत नहीं कि हिंदी साहित्य का ये इतिहास हिंदी सप्सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में, महीना भी देखिए जनवरी महीने में निकल चुका है। कब? हिंदी सप्सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से सन 1900 कितने की बात की है इन्होंने, 1929। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। अब आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के तहत तो मानी ही जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जो जनश्रुति है, कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में आते हैं, जैसे कुमार पाल चरित है और शारंगधर कृत हमीर रासो है। हमीर रासो का तो पता नहीं है, पर हाँ, जो प्रकृति पिंगल सूत्र उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य और छंदों के एग्जाम्पल मिले, तो मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद तो सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। बात रही आधुनिक काल के, तो आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष विशेषताओं के वर्णन को थोड़ा और मैंने पल्लवित किया, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार करने में समर्थ हो जाए। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि प्रीत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो ही चुका है, क्योंकि रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने प्रायः इसी ग्रंथ से लिया है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। यहाँ पे इन्होंने कहा है राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी हमें बहुत कुछ सामग्री मिला था। उक्त तीनों महान भाव के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा मुझे, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब मेरी देने की हिम्मत है। क्यों? क्योंकि वो जो केदारनाथ है वो धन्यवाद को आजकल एक बदमाशी समझते हैं। इस काल में मुझसे जो भूलें हुई, उनके सुधार की जो त्रुटियां रह गई, उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी उम्मीद के साथ मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काशी। और ये बात है 1986 रामचंद्र शुक्ला। अब इसमें क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने जो वक्तव्य लिखा, क्योंकि इससे पहले हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो भूमिका लिखा है उसके संबंध में हमने डिटेल से बात की थी और सारी चीजें जो भी इम्पोर्टेंट था वो बताया था। अब हमें और क्या क्या चीजें इनके वक्तव्य में अपने काम के हैं उन पे एक बार दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कहा है, हमने आपको बताया जो मिश्र बंधुओं ने कुल 10 किताबों का उल्लेख किया है, उनमें कौन किस श्रेणी में आता है उनके संबंध में हमने आपको एक बार जानकारी दिया। इसके बाद ये कहते हैं कि जब हम भक्ति काल में जाते हैं तो हमने विभाजन कैसे किया है। ये सीधे कहते हैं कि जब हम भक्ति काल की तरफ उन्मुख होते हैं तो भक्ति काल में आप देखो हमने विभाजन के दो आधार, पहले हमने क्या किया, दो काव्य धाराओं में बांटा, एक निर्गुण को रखा और दूसरा हमने क्या रखा, सगुण को रखा। तो निर्गुण और सगुण को रखा। फिर निर्गुण और सगुण में ही अगर आप हम निर्गुण में आते हैं तो फिर निर्गुण में भी हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया, एक हमने क्या रखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा हमने क्या रखा, प्रेम मार्गी।
दूसरा क्या रखा हमने, प्रेम मार्गी। और इसी तरीके से आप जब सगुण में आएंगे तो सगुण में हमने क्या रखा, एक तरफ हमने सगुण में जो है राम भक्ति रखा, राम भक्ति काव्य धारा, और हमने दूसरा नाम क्या रखा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो ऐसे तो मैंने भक्ति काल में विभाजन कर दिया। और फिर जब मैंने रीति काल के तरफ एंट्री किया तो मैंने देखा कि भाई रीति काल में, तो रीति काल के संबंध में मैंने कहा दो इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से बातें हैं। क्यों? क्योंकि जो रीति काल है ना, तो रीति काल में हमने क्या किया, जो हमने परिचयात्मक विवरण है रीति काल कवियों वगैरह का, बहुत कुछ जानकारी था, वो हमने परिचयात्मक विवरण जो है, जो ये मिश्र बंधु विनोद लोगों ने इतना बड़ा भारी ग्रंथ लिख दिया था मिश्र बंधु विनोद, उससे मैंने परिचयात्मक विवरण ले लिया। क्योंकि मैं क्या करना चाहता था, मेरा उद्देश्य था कि साहित्य का एक, इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा हो जाए। इनका मन क्या नहीं था, कवि कीर्तन करने का मन नहीं था। अच्छा, ये टर्म आप जब रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ा रहे हैं तभी भी कवि कीर्तन की बात आई है। तो ये कहते हैं मैं पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना चाहता था, मैं कोई कीर्तन नहीं कर रहा था कवियों का। इसलिए मिश्र बंधु विनोद ने, उन लोगों ने इतना भाइयों ने मेहनत किया था, इसलिए मैंने वहां से ले लिया। और रही बात कहीं कुछ कवियों के विवरण में जो मैंने चेंजिंग किया, लिया तो, लेकिन जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ हमें परिवर्तित कर देना चाहिए, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हटा। और जब नहीं हटा तो मैंने किन किन के बारे में इन्होंने कहा है, जैसे ठाकुर हैं, ठाकुर के अलावा इन्होंने दीनदयाल गिरी की बात की है, ठाकुर हो गए, इनके अलावा दीनदयाल गिरी हो गए, इनके अलावा इन्होंने बात किया है राम सहाय का, राम सहाय हो गए। राम सहाय के अलावा इन्होंने रसिक गोविंद, रसिक गोविंद, इनके बारे में कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमने विवरणों में हेर फेर किया है। बाकी रीति काल या और किसी काल के कवियों का अगर मैं जिक्र कर भी रहा हूँ तो ये ध्यान रखिए उसके पीछे मेरे कारण क्या है, मैं कैसे कर रहा हूँ। उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कह रहे हैं कि दिग्दर्शन के लिए, बस देखने के पर्पज से कर रहा हूँ और किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूँ। और क्या चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ, रीति काल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में हमने सिर्फ दिग्दर्शन के लिए किया है। और एक चीज इन्होंने ये क्लियर कर दिया क्योंकि ये इतिहास की पुस्तक है और इतिहास की एक अपनी सीमा होती है। तो इतिहास के संबंध में कहते हैं कि भाई ये इतिहास है, तो अगर मैं ये चाहूँ कि कवि की हम पूरी यहाँ पे आलोचना करें या ऐसी कोई धर्म का निर्वहन करें, तो कवि की पूरी जो आलोचना है वो क्या यहाँ पे पूरी तो छोड़ ही दो, अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकता। और अगर मान लो मुझे पूरी आलोचना या अधूरा जो भी हमें लिखना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, बाद में देख लूँगा, बाद में हमको निकालना ही होगा, तो हम आलोचना वगैरह की स्वतंत्र पुस्तक निकाल लेंगे, पर यहाँ पे नहीं होगा। आधुनिक काल में जब ये आते हैं तो आधुनिक काल के संबंध में ये क्या कहते हैं कि, क्योंकि हर एक काल के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता रहे हैं, तो आधुनिक काल के बारे में बता रहे हैं कि ये जो आधुनिक काल में आपके यहाँ जो ये गद्य का आविर्भाव हुआ है ना, जो आधुनिक काल में आप देखो तो जो गद्य का आविर्भाव हुआ, ये सबसे प्रधान साहित्यिक घटना यही है। दूसरी चीज इनका एक राय आता है जो पूछा जा सकता है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो वर्तमान लेखक हैं, जो वर्तमान लेखक हैं उनके संबंध में मैं कुछ नहीं ज्यादा कह सकता। क्यों? क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवि हो, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, दोनों को ये बराबर ले रहे हैं कि चाहे वो लेखक हो कवि हो। मैं इनके सामने कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहता, अपने सिरे पे अब एक तरीके से बला मोल लूं। और रही बात ये जो आपके सामने जा रहा है, ये तो हिंदी शब्द सागर जो हमको काम मिला था नागरी पिछाड़ी की तरफ से, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये नाम इसका क्या है, भूमिका। तो ये हिंदी साहित्य के विकास नाम से कब निकला था, हिंदी साहित्य का विकास, ये ध्यान रखिए पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पहले नाम क्या था। तो जब शब्द सागर की भूमिका के रूप में था तो इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। और ये बात हम बता रहे हैं कब की, 1929 जनवरी महीने की, 1929 जनवरी महीने में। तो ये एक तरीके से ये निकल चुका था। हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर की भूमिका के रूप में साहित्य के विकास नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका। और फिर इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई भी गई। आपको इसमें थोड़ा सा कह रहे हैं कि एक चीज अलग देखने को मिलेगा, इसकी कुछ आदि में कुछ शुरुआत में और प्लस इसके अंत में कुछ चीज चेंज हुआ। जिसे आप ये समझो कि शुरुआत में कह रहे हैं कि आदिकाल के भीतर अब क्या किया गया, पहले क्या था जो आदिकाल था, तो आदिकाल के भीतर हमने
अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान नहीं दिया उस रूप में। लेकिन अभी क्या है, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई। क्यों? क्योंकि हमने बताया था इन्होंने हर एक चीज को 4 साहित्यिक उसमें बांटा था, तो 8 जो था वो देश भाषा में था। तो इन्होंने कहा कि जो ये अपभ्रंश की रचना है वो शुरू से अगर देखें तो देश भाषा काव्य के तहत तो आती ही है। जब मुझे बाद में ये बात समझ में आया तो मैंने देश भाषा काव्य के तहत उसको ले लिया। दूसरी चीज, अपभ्रंश में ही इन्होंने एक रचना जो है कुमार पालचरित की बात की है। एक रचना कुमार पालचरित, और दूसरी रचना की बात इन्होंने की है हमीर रासो। हमीर रासो ये किसका है? हमीर रासो जो है ग्रंथ है ये है शारंगधर का। तो एक हमीर रासो है सारंगधर का। तो इसमें कह रहे हैं कि हमीर रासो का तो वैसे पता नहीं, लेकिन मैंने कुमारपाल और सारंगधर कृत हमीर रासो को लिया। पर प्रकृत पिंगल सूत्र जब मैं उलट रहा था तो प्रकृत पिंगल, इसकी खासियत क्या है कि जो हमीर रासो के पीछे है, तो इन्होंने कहा कि जो प्रकृत पिंगल, ये प्रकृत पिंगल सूत्र था, मैं जब इसको पलट रहा था तब मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के एग्जाम्पल मिले। तो मुझे ये लगा कि ठीक है भाई, ये पद जो है सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के, तो मैंने इन सबको ले लिया। और रही बात रीतकाल के कवियों का परिचय, वो साफ मैंने कह दिया कि मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह से मैंने वो उठा लिया। अब रही बात कि ये जो हमने ये सारी चीजें खूब पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट वगैरह और जिनमें मैंने हेल्प लिया, उनका इन्होंने नाम दिया है। उनमें एक नाम इन्होंने दिया है श्याम सुंदर दास का। किसका नाम दिया है? एक बाबू श्याम सुंदर दास। बीए की इनकी एक किताब का नाम है, यहाँ पे ध्यान देना है किताब कौन सा है, हिंदी कोविद रत्नमाला। तो इन्होंने किसका जिक्र किया है? हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला किसका? श्याम सुंदर दास का। दूसरी चीज इन्होंने किसका जिक्र किया है? राम नरेश त्रिपाठी का। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में इन्होंने कौन सी किताब का जिक्र किया है? त्रिपाठी जी के कविता कौमुदी का। कविता कौमुदी। तो इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी का जिक्र किया है, श्याम सुंदर का हिंदी कोविद रत्नमाला का, और तीसरे कौन है? वियोगी हरिजी। वियोगी हरिजी का कौन सा है? ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार। तो ये 3 किताब आप ध्यान रखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर का, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, और वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार। ये 3 किताबें ऐसी हैं जिनसे बहुत कंटेंट इन्होंने लिया। और अंततः ये पुराने मित्र केदारनाथ जो है, बहुत ज्यादा जो इन्होंने हेल्प किया। तो जब ये आधुनिक काल का प्रारंभिक प्रकरण लिख रहे थे तो ये कह रहे हैं कि बड़ी कठिनाई का मुझे सामना करना पड़ रहा था। तो उस समय जो है हमारे एक मित्र हैं, उनके मित्र का नाम देखिए कौन है? ये मित्र केदारनाथ, पंडित केदारनाथ। वो बड़े काम आए, लेकिन मैं केदारनाथ को धन्यवाद नहीं कर सकता। तो ये किसके बारे में कहें कि हम धन्यवाद नहीं कर सकते शुक्ल जी? केदारनाथ को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये केदारनाथ जी धन्यवाद को बदमाशी समझते हैं। और इस तरीके से आषाढ़ शुक्ल 5/1986 को शुक्ल जी ने ये जो है प्रथम संस्करण का वक्तव्य लिखा है। ठीक है, बाकी 1929 में तो ये हम सबके सामने आता है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको विस्तार से समझा यहां तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े तो आगे इसमें क्या है, जो संशोधित और प्रवर्धित संस्करण है उनके संबंध में 2 बातें हैं काम की। देखें क्या बताया है इन्होंने कि जो संशोधित और प्रवर्धित संस्करण है उसमें 2 बातें हैं। कई संस्करणों के बाद इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मुझे मिला, तो कुछ मैंने सोचा संशोधन कर दें। तो अभी आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन ये दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित जो निर्गुण संत मत है उनके प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के तहत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से मैंने विचार किया। क्यों? क्योंकि उनके संबंध में नई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के जो सामान्य परिचय वाला पार्ट है उनमें
हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास के कुछ अधिक विस्तार के साथ उसको दिखाया गया। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों की आलोचनात्मक परिचय को विशेष रूप से देखने को मिला। आधुनिक काल के भीतर जो खड़ी बोली के गद्य का इतिहास है, उधर जो कुछ भी सामग्री मुझे मिला, उनकी दृश्य एक नए रूप में हम सामने ले आए। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी, उनका भी सविस्तार उल्लेख किया। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके मैंने छोड़ दिया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का जो आलोचनात्मक विवरण है, वो मैंने दे दिया, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा आपको एक परिचय मिल जाए। आशा है कि संशोधित और प्रवर्धित रूप में इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। और ये इन्होंने कब की बात कर रहे हैं, ये 1997 में शुक्ल जी ने जो फिर से प्रवर्धित और संशोधित किया है, उनमें अहम बातों का जिक्र किया है। तो हम एक बार वापस से देखते हैं, जो 97 में इन्होंने संशोधित किया था 86 के बाद, उसमें क्या क्या चीजें इन्होंने बताया। इन्होंने एक एक काल के संबंध में क्या विशेष चीजें की हैं, उसके बारे में बताया। जैसे इन्होंने कहा कि जब हम आदिकाल की बात करें तो क्या हुआ, पहले जो था हमारा 1986 में, तो जो 86 वाला था 19 एक तरीके से नहीं, यहाँ पे ध्यान, हाँ 1986, तो यहाँ पे एक चीज कह रहे हैं कि जो आदिकाल था पहले, तो आदिकाल में हमने क्या किया था, जो ये वज्रयानी थे, वज्रयानी जो सिद्ध थे, और इनके अलावा जो नाथपंथी योगी थे। एक एक चीज को हम क्लियर कर रहे हैं ताकि एकदम क्लियर आपके दिमाग में हो। तो जो आदि काल है ना, उनमें उनके भीतर जो वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी योगी थे, दोनों लोग, उनकी परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन ये दिखाने के लिए मुझे करना पड़ा अभी क्या है विस्तार से, क्योंकि जो बाद में आप देखते हो भक्ति काल में कबीर जी जो आते हैं ना, तो भक्ति काल में जो कबीर आते हैं और उनके द्वारा जो निर्गुण संतमत का प्रचार किया जाता है, कह रहे हैं कि इनके माध्यम से तो ये रास्ता बहुत पहले तैयार कर दिया गया था, इसलिए ये कहते हैं कि मैंने उस पर प्रकाश डाला। दूसरा, मैं ये भी क्लियर ये कहना चाह रहा हूँ सीधे सीधे कि जो ये वज्रयानी सिद्ध हो, ये जो नाथपंथी योगी, इनकी रचनाएं जो है वो साहित्य कोटि में नहीं आती, और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। तो ये जो साहित्य कोटि में नहीं आती, ये इन्होंने पहले नहीं क्लियर किया था, लेकिन दोबारा तो ये भी क्लियर कर दिया कि ये साहित्य कोटि में नहीं आती। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य कोटि में नहीं बोला है, तो आदिकाल की जो सिद्ध नाथ की रचनाएं हैं, वो आदिकाल की साहित्य कोटि में नहीं आती। ये चीज इन्होंने दोबारा जो संशोधित प्रवर्धित संस्करण आया उसमें कहा। और इसी तरीके से कहते हैं कि अब देखो, मैंने भक्ति काल के संबंध में क्या चीज नया बताया। भक्ति काल के संबंध में दो लोगों का, एक तो स्वामी रामानंद, जो भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में किए, और आप देखो नामदेव। स्वामी रामानंद और नामदेव, इन पर करें कि मैंने विशेष रूप से विचार किया भक्ति काल में। क्यों? क्योंकि जो रामानंद है, नामदेव, इनके संबंध में बहुत सारी चीजें चर्चा में थी, और शायद मैंने उन चीजों को नहीं लिया था, तो उनको अब की बार मैंने समाहित किया। अब बात करें हमने रीति काल में क्या काम किया। रीति काल में हमने क्या किया कि जो हमारा सामान्य परिचय वाला पार्ट था, जो सामान्य परिचय है, उसमें क्या था, पहले हिंदी की जो अलंकार ग्रंथ है, उनकी परंपरा का उद्गम और विकास, तो उसको क्या किया, स्पेशली अलंकार जो है, हिंदी में जो अलंकार है, वो अलंकार का अगर देखें तो उद्गम, कहाँ से उसका उद्गम हुआ, साथ ही साथ जो विकास हुआ, इनके बारे में हमने कुछ ज्यादा विस्तार के साथ इस बार एक्सप्लेन किया है। और स्पेशली एक कवि का इन्होंने मेंशन किया है, किसका, घनानंद का। जो घनानंद है, उनकी कुछ मुख्य विशेषताओं का कवियों के आलोचनात्मक परिचय में विशेष रूप से इस बार दिया गया। अब रही बात आधुनिक काल में मैंने क्या प्रवर्धित संशोधित संस्करण में किया, तो जो आधुनिक काल है, उनमें आप देखेंगे जो खड़ी बोली गद्य का विकास है, खड़ी बोली गद्य का विकास, तो जो भी नई सामग्री उससे संबंधित मिला, उसको भी मैंने सविस्तार रख दिया है। पहले क्या था कि मैंने जो वर्तमान में आजकल चलता हुआ जो साहित्य की मुख्य विशेषताएं थी, उनका बस संकेत दिया था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, संकेत के बजाय एक काम और कर दिया, जो समसामयिक साहित्य है, उनका अब तक का मैंने क्या कर दिया है, आलोचनात्मक विवरण दे दिया है। तो ये थोड़ा सा हमने आधुनिक काल में कर दिया है। तो ये कुल मिला के हमारा संशोधित और प्रवर्धित संस्करण अब आपके बीच में है। अब हम सीधे विषय सूची पे आ जाते हैं।
तो यहाँ तक आपने देख लिया ना कि आदिकाल में इन्होंने वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों कैसे ये कबीर के लिए रास्ता तैयार करते, निर्गुण संत मत के लिए पहला। दूसरा उद्देश्य, सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो है साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। तीसरा, इन्होंने भक्ति काल की बात की रामानंद और नामदेव के संबंध में। फिर रीति काल के ये सामान्य परिचय में क्या किया, हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास के संबंध में जानकारी दी। घनानंद के बारे में थोड़ा आलोचनात्मक परिचय दिया। फिर आधुनिक काल में आते ही आपने देखा खड़ी बोली के गद्य के इतिहास पर इनका ध्यान गया और पिछले संस्करण में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य विशेषताओं का संकेत दिया था। इस बार इन्होंने समसामयिक साहित्य का आलोचनात्मक विवरण दिया। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ से शुरू हो जाता है विषय सूची। विषय सूची में आपको ये देखना है कि दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं, कैसे ये डिवीजन है इसका, एक एक करके हम देखते चलते हैं। तो अभी हम क्लास देखें। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। विषय सूची दिए गए अंक पृष्ठों के हैं। सबसे पहले आपको काल विभाग, तो काल विभाग के संबंध में जनता और साहित्य का क्या संबंध है। काल विभाग में देखें तो जनता और साहित्य का क्या संबंध है। हिंदी साहित्य इतिहास के 4 कालखंड है, नामकरण का मतलब क्या है। यहाँ से हमारा चैप्टर आदिकाल शुरू होता है। आदिकाल में ध्यान रखिए इन्होंने चीजों को प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 का नाम रखा आदिकाल में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 का नाम रखा इन्होंने अपभ्रंश काव्य और प्रकरण 3 का नाम रखा देश भाषा काव्य और इसके बाद प्रकरण 4 का नाम रखा फुटकल रचनाएं। यानी जब आप शुक्ल जी की किताब पढ़ेंगे एक एक चीज क्लियर करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको आदिकाल पढ़ना है, जब भी आपको क्या करना है कि इनकी किताबों में अब जब आप आदिकाल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकरण से क्वेश्चन आता है और बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जब भी आप आदिकाल पढ़ेंगे तो प्रकरण ऐसे करके पढ़ेंगे 1 2 3 4। इनमें 4 सेगमेंट में 4 चीजें हैं। जब हम प्रकरण 1 करेंगे तो पूरे आदिकाल के बारे में हमें सामान्य परिचय यानी ये जानकारी दे देंगे ताकि एक विहंगम दृष्टि आपको आदिकाल के इस बारे में हो। जब आपको पूरा सामान्य परिचय में बता देंगे तब जो दूसरा है उसमें आपको बात करेंगे अपभ्रंश काव्य के बारे में। दूसरा क्या है, अपभ्रंश। तो दूसरे प्रकरण में हम बात करेंगे अपभ्रंश काव्य को लेके। जो तीसरा होगा देश भाषा काव्य। ऐसे ही तो उन्होंने 12 उसमें बांटा है ना, जिसके आधार पे नामकरण वीर गाथा काल किया है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा देश भाषा काव्य। और देश भाषा काव्य के अलावा फिर ये विभाजन करते हैं, जितने भी अन्य कवि वगैरह बचते हैं उनको ये फुटकल रचनाओं में करके रख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स को समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो फुटकल रचनाओं में करके रख देंगे। तो हम विषय सूची के तहत काल विभाग के बाद जब भी आदिकाल हम पढ़ेंगे, आदिकाल में हम सामान्य परिचय पहला प्रकरण देखेंगे। अब जैसे सामान्य परिचय आपको पढ़ाया जाएगा तो उनमें क्या क्या है, फिर अपभ्रंश काव्य में क्या क्या है, फिर देश भाषा काव्य में क्या क्या है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, इन्होंने देश भाषा काव्य से ही नाम वीर गाथा काल रखा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इन्होंने शुरुआत का जो आपका आदिकाल का विभाजन है, जो सामान्य परिचय और अपभ्रंश काव्य, वहां से तो वीर गाथा काल भी नहीं कहा है। इन्होंने जो तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य शुरू हुआ है वहां से वीर गाथा काल मानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश भाषा काव्य से ही वीर गाथा काल का समय इन्होंने माना है, इसके पहले तो माना भी नहीं है। और ये अगर देखें तो यहाँ पे ये टाइम भी बताते हैं, अगर देखें तो 1550 से लेके 1374 75 यहाँ पे संवत में ये है वीर गाथा काल। इसके बाद वीर गाथा काल में क्या क्या था, फुटकल रचना में। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल उसको कहा गया है। और फिर इनका विभाजन जो है संवत में क्या किया गया है, यहाँ पे अगर आप देखें 1375 से 1900 का कालखंड, 1375 से लेके 1900 कालखंड को ये भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कहते हैं। 1375 से 1900, अरे नहीं सॉरी 1900 नहीं है, 1700, वही तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है 1700। तो 1375 संवत से 1700 का कालखंड पूर्व मध्यकाल या आप भक्ति काल कहिए। अब इसमें भी देखिए सेम 4 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 जिसका नाम सामान्य परिचय रखा है, जैसे आदिकाल में इन्होंने रखा था। और इसके बाद ज्ञानाश्री शाखा,
तो देखिए प्रकरण 2 भक्ति काल में आपका शुरू होता है सामान्य परिचय के बाद। प्रकरण 2 का नाम है निर्गुण धारा। अब इन्होंने क्या बताया था ना कि अपना भक्ति काल हमने क्या किया था, सबसे पहले निर्गुण और सगुण में बांटा था, फिर उसको 2-2 पार्ट में बांटा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रकरण 1 है वो तो सामान्य परिचय है, लेकिन प्रकरण 2 जो है ना वो पहले इन्होंने संत काव्यधारा के तहत अगर देखें तो ज्ञानाश्रय शाखा में पहले इन्होंने निर्गुण रखा है, फिर प्रकरण 3 का नाम क्या रखा है, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। निर्गुण धारा के तहत प्रेम मार्गी सूफी शाखा जिनमें जायसी आते हैं उनके बारे में। इसके बाद जो प्रकरण 4 है राम भक्ति शाखा, तो उसको सगुण के तहत पहले राम जी को रखा है प्रकरण 4 में, और फिर प्रकरण 5 में सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा को रखा है। फिर सेम चीज जैसे फुटकल रचनाएं आदिकाल में चौथे उसमें दिया था प्रकरण में, वैसे यहाँ पे छठे में आते हैं और भक्ति काल की फुटकल रचनाएं करके नाम रख देते हैं। इसके बाद हम लोग जिसे रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से लेके 1900 का कालखंड रीति काल वाला पोर्शन। रीति काल में प्रकरण 1 का नाम इन्होंने सामान्य परिचय रखा, और प्रकरण 2 में इन्होंने रीति ग्रंथकार जो कवि थे उनके संबंध में परिचय दिया, रीति ग्रंथकार कौन से कवि हैं, और प्रकरण 3 में इन्होंने रीति काल के अन्य कवि रखा। तो हमने एक चीज देखा अभी अगर याद हो आपको, तो आदिकाल में हमने 4 प्रकरण देखा, भक्ति काल में हमने कुल 6 प्रकरण देखा, और अभी रीति काल में हम 3 प्रकरण देख रहे हैं। और खास ये बात है कि सब में आप देखो जो पहला प्रकरण है इसको इन्होंने क्या किया है, सामान्य परिचय दिया है। और जैसे इसमें पहले प्रकरण में जो चौथा प्रकरण है फुटकल रचना, ऐसे ही आप देखो कि प्रकरण इसमें भी भक्ति काल वाले में पहला सामान्य और छठा में जो एक्स्ट्रा कवि बच रहे हैं उनको रख दिया है। रीति ग्रंथकार वालों में सेम वही पैटर्न है, पहले सामान्य परिचय का दिया, फिर लास्ट में जो बचे हैं रीतिकाल के अन्य कवि, तो प्रकरण 3 में उनको रख दिया है। और इसके बाद आ जाते हैं आधुनिक काल के विभाजन में। तो जो आधुनिक काल का विभाजन सब संवत 1900 से लेके 1980 तक का ये विभाजन करते हैं। तो आधुनिक काल में इन्होंने क्या किया है, आधुनिक काल के तहत इन्होंने सामान्य परिचय प्रकरण 1 और सामान्य परिचय का नाम इन्होंने रखा गद्य का विकास। अभी ध्यान रखना कि प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य के विकास के नाम से है, और कहते हैं कि इसमें जो है आपको आधुनिक काल के पहले जो गद्य की अवस्था थी सबसे पहले आपको उससे परिचय कराएंगे। तो क्योंकि जो प्रकरण 1 है वो हमारे स्पेसिफिक सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय हम गद्य के विकास के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आधुनिक काल नहीं आया था इसके पहले जो गद्य की अवस्था थी पूर्व गद्य की, उससे हम आपको इसमें परिचित कराएंगे। और ये पूरा आधुनिक काल 1900 से 80 में विभाजित है। तो जो पहले गद्य का विकास, तो आप देखो कि खड़ी बोली से पहले जो स्थिति थी वो क्या था, वो ब्रज भाषा गद्य का था। और जब ब्रज भाषा गद्य हम सामान्य परिचय में आपको इंट्रो कर लेंगे, तब हम आपको खड़ी बोली गद्य, वो भी कौन सी वाली खड़ी बोली गद्य, ये सभी अभी कब का वाला चल रहा है, ये आधुनिक काल के पूर्व वाला गद्य है कि ब्रज भाषा कैसे था और आधुनिक काल के पूर्व खड़ी बोली गद्य कैसे था। जब आप इतना डिटेल में एक एक लोगों के बारे में पढ़ लेंगे तब आप प्रकरण 2 में आइए, तब इसमें हम बताएंगे कि भाई आपने देखो मोटा मोटा गद्य साहित्य का जो विकास है कैसे क्या हुआ उनके सामने में, और जो आपका एक्चुअल में आधुनिक काल आया तो पूर्व में क्या स्थिति है। तो पहले तो हम सामान्य परिचय के तहत हम पूरे गद्य का विकास बता देंगे, उसमें आधुनिक काल के पहले जो ब्रज की स्थिति खड़ी बोली की वो। जब दूसरा हम आएंगे तब आपको बताएंगे कि ये गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ गद्य साहित्य। और जब प्रकरण 2 में आप गद्य साहित्य का आविर्भाव देख लेंगे, है ना, पहले शुरुआत में आप 2 प्रकरण तो ऐसे खत्म कर लेंगे, सामान्य परिचय और गद्य साहित्य का आविर्भाव, ये आधुनिक काल की बात है। तब यहाँ से शुरू होगा जो रियल में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ है, वो प्रवर्तन जो है वहां से आपका प्रकरण 1 शुरू होगा। तब कहेंगे ये शुरू हुआ गद्य का प्रवर्तन, जिसको गद्य का प्रवर्तन और सामान्य परिचय कहेंगे। गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय देंगे, फिर यहाँ से ये शुरू होगा 1925 से 50 तक के संवत में। और फिर इसमें प्रकरण 2 आएगा गद्य का प्रवर्तन। गद्य का प्रवर्तन पहला, गद्य का प्रवर्तन दूसरा। पहला प्रवर्तन सामान्य परिचय है, दूसरा इसमें बताया गया कि प्रकरण 2 के तहत हम पहले बात करेंगे प्रथम उत्थान की, फिर प्रथम उत्थान में कौन कौन से लोग आए हैं, फिर प्रकरण 3 जो रहेगा इसमें गद्य साहित्य का प्रसार नाम से, और जो गद्य साहित्य के प्रसार नाम से रहेगा
उसका नाम रखेंगे द्वितीय उत्थान, जो 50 से 75 तक रहेगा, है ना। फिर उसका जो जानकारी है वो देंगे, और इसके बाद फिर गद्य साहित्य के निर्माण नाम से चौथा प्रकरण होगा, और जो चौथा प्रकरण होगा, इसके बाद जो 5वां प्रकरण होगा वो गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान सामान्य परिचय नाम से होगा। ऐसे ही मैंने बांटा है आधुनिक काल का काव्यखंड। आधुनिक काल का जो मैंने काव्यखंड बांटा है वो कैसे बांटा है, वो संवत 1900 से शुरू होता है, और इसमें प्रकरण 1 काव्यखंड पुरानी धारा नाम से है, फिर प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा नाम से है। फिर अब क्योंकि दूसरे प्रकरण से मैं उत्थान शुरू करता हूँ, तो पहला उत्थान 1925 से 50, और फिर इसके बाद द्वितीय उत्थान काव्यखंड नई धारा नाम से प्रकरण 3, द्वितीय उत्थान 1950 से 75, फिर नई धारा काव्य खंड का प्रकरण 4, तृतीय उत्थान 75 से लेके अब तक, और फिर जो है क्या करेंगे, वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय करके पूरा जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो एक बार हम बहुत अच्छे से विभाजन को समझ लेते हैं, नाम को समझ लेते हैं, नामकरण वाला जो सेगमेंट है वहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे गलती हो जाता है। या तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एकदम दिमाग में क्लियर रहेगा कि ये विभाजन है। विभाजन समझ आना बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छे से पूरी किताब को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।